स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के नए वीडियो में। खूबसूरत धमाकेदार वीडियो होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में इतिहास के एक और मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। अच्छे तरीके से आपको समझाने वाले हैं, यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न जरूर आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न, आप एक बार देख लीजिए किस प्रकार से पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है पहला कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त जिसे इस्तमरारी बंदोबस्त कहा जाता है, यह व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड बेलंजली, ये बेलंजली यहाँ सेंटेंस थोड़ा गलत हो गया, बेलंजली होगा, या फिर लॉर्ड डॉफ्रिन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस्तमरारी बंदोबस्त बंगाल में कब लागू किया गया था? 1765, 1793, 1773 या फिर 1818 में? इसका सही जवाब होगा 1793। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध सहायक संधि से है? बेलंजली, कॉर्जन या फिर कॉर्नवालिस या फिर विलियम बेंटिक? तो इसमें सहायक संधि का संबंध जो है वो बेलंजली से है। इसमें पहला आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड बेलंजली के शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन, इसमें राइट आंसर लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था। क्वेश्चन अगला है कि रामकृष्ण मिशन किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महात्मा गांधी या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने की पाश्चात्य शिक्षा नीति किसके नेतृत्व में स्वीकार की गई थी? हिनेरी लॉरेंस, विलियम बेंटिक, कैनिंग या फिर बेलांजली? तो इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1500, 1800, 1700, 1600? सही जवाब होगा इसमें 1600। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सती प्रथा किस वर्ष उन्मूलन किया गया यानी खत्म किया गया? 1816, 1927, 1829 या फिर 1930 में? सही जवाब होगा 1829 में। आगे है क्वेश्चन नंबर के नेक्स्ट है कि संथाल आंदोलन किससे संबंधित है? संथाल आंदोलन जनजातीय आंदोलन से संबंधित है, कृषक आंदोलन से, मजदूर आंदोलन से या फिर महिला आंदोलन से? तो सभी का जवाब होगा इसमें जनजातीय आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने कि भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न की। तो इस प्रकार से प्रश्न आप देख लीजिए, इसका उत्तर हम लोग यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त इस्तमरारी क्या है और यह कहाँ लागू हुआ था? तो बहुत सिंपल सेंटेंस में आप इसे लिखेंगे कि अस्थाई बंदोबस्त एक भूमि व्यवस्था थी जिसमें जमींदारों को भूमि का अस्थाई मालिक बना दिया गया। उन्हें हर साल सरकार के तयशुदा यानी जो तय होता था राजस्व मतलब कर, उसे देना होता था। यह प्रणाली 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में लागू हुआ था। उसमें 3 आपके क्वेश्चन बनेंगे कि ये इस्तमरारी या फिर अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा, तीनों नाम एक ही है, ये क्या है, ये कब लागू किया गया और कहाँ लागू किया गया? तो कब लागू किया गया? 1793 में। कहाँ पे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। और ये क्या है? इस्तमरारी बंदोबस्त या फिर अस्थाई बंदोबस्त जो व्यवस्था है, ये एक जमींदारी प्रथा है जो अंग्रेजों ने लगाया था उस टाइम पे कर लेने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, कॉलिन मैकेंजी कौन थे और यह क्यों प्रसिद्ध है? कॉलिन मैकेंजी एक ब्रिटिश सर्वेयर या पुरातत्वविद थे। ब्रिटिश सर्वेयर या पुरातत्वविद का मतलब ये होता है कि एक इंजीनियर या जांच करने वाला या सर्वे करने वाला। वह भारत के पहले सर्वेयर जनरल बने। वह भारत के इतिहास से सांस्कृतिक स्मारकों के अध्ययन और संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने दक्षिण भारत में ऐतिहासिक स्थलों का भी गहन अध्ययन किया है। तो इसके बारे में 2 लाइन आप लिख सकते हैं।
क्वेश्चन अगला है 1857 की क्रांति कब और कहाँ हुई थी? तो 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी। इसमें अगर आप इतना लिखना चाहते हैं तो बस इतना काम हो गया है। मैंने थोड़ा समझाने के लिए इसको एक्स्ट्रा लिखा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारत का पहला संगठित विद्रोह था। यह इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आगे है, बहादुर शाह जफर कौन थे? बहादुर शाह जफर दिल्ली के अंतिम मुगल सम्राट थे। 1857 की क्रांति में विद्रोहियों ने इन्हें अपना नेता घोषित किया था। उसकी सत्ता केवल नाममात्र की थी। विद्रोह असफल होने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर रंगून यानी म्यांमार भेज दिया था। ठीक है, ये लिख सकते हैं इसके बारे में। अगला है 1857 की क्रांति के 2 कारण बताइए। तो पहला कारण यहाँ पे देखिए सामाजिक या धार्मिक कारण, दूसरा है सैन्य यानी सैनिक कारण। इसमें आप लिख सकते हैं थोड़ा सा कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय समाज और धर्म में हस्तक्षेप, जैसे कि यहाँ पे सती प्रथा पर रोक, नई शिक्षा प्रणाली, इस कारण जो है ये 1857 क्रांति मानी जाती है। दूसरा है सैन्य यानी सैनिक कारण, अंग्रेजी सेना में भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव और चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता था, जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई थी। यहाँ पे बंदूक में जो गोले लगते थे उसमें सुअर या गाय की चर्बी लगाया जाता था। तो मंगल पांडे, बहुत सारे और लोग थे जिन्होंने इसका विरोध किया था। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। बात करते हैं लघुत्तरीय प्रश्न की, तो इस प्रकार से आप प्रश्न देख लीजिए, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आ जाते हैं इसके उत्तर पर। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1857 क्रांति के असफलता की क्या कारण है। जिसमें पहला पॉइंट है नेतृत्व की कमी। इसके बारे में 2 लाइन लिख सकते हैं। विद्रोही के पास एक प्रभावी और संगठित नेतृत्व नहीं था, जिसके कारण ये असफल हो गया। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा है सीमित क्षेत्र। सीमित क्षेत्र का मतलब कि कुछ राज्यों या कुछ जिलों या कुछ शहरों तक ही ये सीमित रह गया। विद्रोह मुख्य रूप से उत्तर भारत तक सीमित रहा। दक्षिण भारत और बंगाल इससे अछूते रहे। अछूते रहने का मतलब वहां तक नहीं पहुंच पाया। अगर पूरे भारत में पहुंच गया होता तो शायद देश 1857 में ही आज़ाद हो गया होता। आगे है तीसरा पॉइंट ले सकते हैं, अंग्रेजों की ताकत। अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार, प्रशिक्षित सेना थी, जिसके कारण ये सब हार गए और ये असफल हो गया। आगे है यहाँ पे नेक्स्ट, भारतीयों की गुटबाजी। भारतीयों की गुटबाजी का मतलब ये है कई भारतीय राजा जो सामंत अंग्रेजों के साथ मिल गए थे, जिससे संधियाँ और हैदराबाद जो है यानी सिंधिया और हैदराबाद के निज़ाम जो है ये एग्जाम्पल के तौर पे अंग्रेजों से मिल गए थे, जिससे ये असफलता का कारण माना जाता है। आगे है संसाधनों की कमी। विद्रोह के पास अच्छे हथियार नहीं थे, धन की कमी थी, जिसके कारण ये 1857 क्रांति जो है असफल हो गया। ठीक है, ऐसे इसके बारे में लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे 1857 के विद्रोह यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का स्वरूप कैसा था, तो इसमें लिखेंगे यह भारत का पहला संगठित विद्रोह था, जिसे जनता का संग्राम कहा गया। इसने किसानों, सैनिकों, कारीगरों और आम लोगों को एकजुट किया था। नेक्स्ट है इसका स्वरूप राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक था। अगर इसमें थोड़ा सा लिखना चाहते हैं और तो लिख सकते हैं राजनीतिक में, जैसे कि ब्रिटिश शासन को खत्म करना और पुराने राजा महाराजों को बहाल करना, ये इनका जो है इस तरह से उद्देश्य था। सामाजिक में लिखेंगे कि अंग्रेजों की सामाजिक और आर्थिक नीतियों के खिलाफ गुस्सा बहुत ज़्यादा था। इसमें नेक्स्ट है आर्थिक, किसानों और मजदूरों को ब्रिटिश शोषण के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, जिसके कारण ये जो है इसका स्वरूप, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे नेक्स्ट है 1857 की क्रांति की क्या परिणाम हुए। तो परिणाम में देखेंगे मुगल शासन का अंत हो गया। मुगल शासन के जो अंतिम सम्राट थे इनका भी अंत हो गया। बहादुर शाह जफर रंगून निर्वासित कर दिया गया, नहीं रंगून भेज दिया गया, जिससे मुगल सम्राट जो है जाने से रंगून, ये मुगल शासन का अंत हो गया। नेक्स्ट इसमें लिख सकते हैं ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। नेक्स्ट है
सैन्य सुधार का मतलब यह है कि भारतीय सिपाहियों की संख्या कम कर दी गई और सेना में अंग्रेजों की संख्या बढ़ा दी गई। ये सब इसके परिणाम है, लिख सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चेतना का उदय। यह क्रांति भारतीयों में एकता और स्वतंत्रता की भावना को मजबूत करने में, एकीकरण करने में सबसे आम भूमिका निभाई थी। तो इसके बारे में आप इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अस्थाई बंदोबस्त से ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या लाभ हुआ था। तो उसमें देखिए स्थिर राजस्व। स्थिर राजस्व का मतलब ये है कंपनी को हर साल तयशुदा राजस्व मिलता था जो स्थिर और निश्चित होता था। दूसरा पॉइंट प्रशासनिक नियंत्रण। जमींदारों को कंपनी का सहयोगी बनाया गया जिससे ग्रामीण क्षेत्रों पर नियंत्रण बढ़ गया। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि लंबी अवधि का लाभ। लंबी अवधि का लाभ का मतलब ये है कि जमींदारों के माध्यम से भूमि और किसानों को प्रभावी प्रबंधन बनाया गया। जो वहाँ के जमींदार थे वही भूमि के देखरेख करते थे और किसानों से लगान यानी टैक्स लेते थे। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसके बारे में। आगे है क्वेश्चन कि अस्थाई बंदोबस्त का प्रभाव क्या रहा। तो अस्थाई बंदोबस्त यानी जमींदारी प्रथा या इस्तमरारी प्रथा का प्रभाव क्या रहा है। उसमें पहला पॉइंट है किसानों पर दबाव। इसमें लिखेंगे जमींदारों ने किसानों से अत्यधिक कर वसूलना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट इसमें 2 पॉइंट और लिख सकते हैं कि कृषि का पतन। उच्च कर देने से और शोषण के कारण जो है कृषि क्षेत्र बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। ठीक है, आगे से लिख सकते हैं जमींदारों का सशक्तिकरण। जमींदारों का सशक्तिकरण का मतलब ये है कि जमींदार अमीर बनते चले गए लेकिन किसान और गरीब होते चले गए। अगला पॉइंट इसमें असहयोग आंदोलन के बारे में पेपर में आएगा लिखने के लिए। तो सबसे पहले हेडिंग डाल के लिखेंगे असहयोग आंदोलन का अर्थ। असहयोग आंदोलन का अर्थ ब्रिटिश शासन के खिलाफ सभी प्रकार के सहयोग को बंद करना है। यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में शुरू किया गया और खिलाफत आंदोलन के साथ में 1921 में पूरी तरह से ये जो है आंदोलन शुरू हो गया था। इसके बारे में लिख सकते हैं इसके कार्य कौन कौन से थे। तो इसके बारे में आप लिखेंगे पहला पॉइंट सरकारी पदों का त्याग करना। इन्हें जो सरकारी नौकरी में थे, जो स्कूल में पढ़ रहे थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे, अदालतों का बहिष्कार किया गया, पहला पॉइंट। दूसरा है खादी व स्वदेशी यानी विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया और जो खादी वस्त्र थे, जो स्वदेशी थे यानी जो भारत के वस्त्र थे, उसका जो है पहनने की आग्रह किया गया। नेक्स्ट अहिंसक विरोध। अहिंसक विरोध का मतलब है कि शांतिपूर्वक और अहिंसा के माध्यम से ब्रिटिश शासन का विरोध किया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आंदोलन का बढ़ावा यानी स्वराज की मांग की गई और पूरे देश में इसे फैलाया गया कि हमें अब आज़ादी चाहिए। इस प्रकार से इसके बारे में आप लिख सकते हैं। इसके बाद तो यहाँ पे आता है क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। आइए इसका उत्तर देखते हैं फटाफट। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरुआत हुई थी। मुंबई से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे 8 अगस्त 1942। ठीक है, इसमें लिखेंगे इसका कारण क्या रहा, क्यों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई और उसके क्या क्या मुख्य उद्देश्य थे, क्या कारण थे, ये असफल क्यों हुआ, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो उसमें लिखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध, पहला पॉइंट भारत को ब्रिटिश सरकार ने युद्ध में बिना सहमति को शामिल कर लिया, ये पहला कारण माना गया भारत छोड़ो आंदोलन का। दूसरा अंग्रेजों पर अविश्वास। भारतीय नेताओं को मानना था कि ब्रिटिश शासन अब लंबे समय तक भारत के हित में काम नहीं कर सकती, इसीलिए अंग्रेजों पर अविश्वास हो गया था। नेक्स्ट है स्वतंत्रता की मांग। भारतीय जनता अंग्रेजों के तुरंत देश छोड़ने की मांग कर रही थी क्योंकि अंग्रेजों से त्रस्त आ चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्रिप्स मिशन की असफलता। क्रिप्स मिशन ने भारतीयों को स्वतंत्रता के स्पष्ट वादे दिए थे जिससे असंतोष बढ़ गया, यानी जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं हुआ जिससे जनता में असंतोष बढ़ गया और भारत छोड़ो आंदोलन का कारण बना। ठीक है, अब इसके बाद जो है यह असफल क्यों हुआ, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं नेताओं की गिरफ्तारी की गई, यानी जो बड़े बड़े नेता थे जो आंदोलन कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी की गई। गांधी समेत कई बड़े नेता आंदोलन की शुरुआत कर रहे थे जिन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, इसीलिए असफलता का कारण माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हैं अहिंसा तरीके से उल्लंघन किया गया। अहिंसक तरीके से उल्लंघन का मतलब ये है, इसमें लिखेंगे कि आंदोलन में हिंसक घटनाएं होने लगी, यानी बाद में आगे चलकर ये कई जगह पे लड़ाई झगड़े होने लगे जिससे गांधी जी नाराज हो गए और ये सबसे बड़ा कारण
माना जाता है। नेक्स्ट है ब्रिटिश दमन। ब्रिटिश दमन का मतलब यह है कि ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए कठोर कदम उठाए और बहुत सारे लोगों को मारा पीटा भी। ठीक है, आगे इसमें समय की कमी। आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के चलते पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो पाया, क्योंकि विश्व में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, जिसके कारण पूरी तरह से ये एक्टिव नहीं हो पाया और ये असफलता का कारण बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है अगला, यहाँ पे अथवा करके पूछ सकता है आपसे, तो अथवा करके इसका उत्तर है यहाँ पे कि भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं क्या हैं, तो ये अथवा करके पूछा है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट लिखित संविधान, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे भारत का जो है संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा यानी सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। दूसरा पॉइंट संप्रभुता, यानी भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है। अब भारत अपने आप में एक आज़ाद है और अपने आप पे सक्षम है और अपना इनका एक कानून है। ठीक है, नेक्स्ट लोकतंत्र, भारतीय संविधान देश के लोकतांत्रिक सरकार प्रदान करता है, यानी लोकतांत्रिक सरकार का मतलब ये है कि इसमें जनता सरकार बनाती है और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, यानी काम करती है। अगला है धर्मनिरपेक्षता, यानी भारत में इसमें लिख सकते हैं भारत में कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है और सभी धर्मों को यहाँ पे समान सम्मान दिया जाता है, यानी संविधान के नज़र में देखा जाए तो संविधान के नज़र में सभी धर्म कैसे हैं, बराबर हैं, समान हैं। ठीक है, और सबको समान अधिकार देता है। नेक्स्ट इसमें मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार, नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए मूल अधिकार दिए गए हैं कि भाई कुछ नागरिकों के भी कुछ मूल कर्तव्य होते हैं। नेक्स्ट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र होती है। न्यायपालिका में 3 स्तर होते हैं, एक होता है आपका सुप्रीम कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट, एक होता है लोअर कोर्ट, जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बोलते हैं, यानी जिला न्यायालय के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से न्यायालय काम करते हैं स्वतंत्र रूप से, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे नेक्स्ट है कि नमक सत्याग्रह आंदोलन या फिर दांडी मार्च 1930 में क्या हुआ था, इसके बारे में टिप्पणी लिखना है। तो सबसे पहले इसका आप थोड़ा सा परिचय देखेंगे। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को 78 सहयोगियों के साथ में, कब 12 मार्च 1930 को कितने लोग थे, 7 या 8 लोग थे, मतलब 78 लोग थे, सत्याग्रहियों के साथ में साबरमती आश्रम से दांडी तक 241 मील की यात्रा की थी। अब यहाँ पे है इसका आंदोलन, अगर यहाँ पे ये नहीं लिख सकते हैं तो आप इसमें लिखना 240 किलोमीटर लिख देना। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस में मिस्टेक हो सकता है, 240 किलोमीटर लिख देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगाए गए नमक कानून का विरोध करना था। अब इसका महत्व क्या था, महत्व में देखिए सार्वजनिक भागीदारी, इसका मतलब ये है इसमें सभी वर्ग के लोग शामिल हुए थे, यानी जब नमक पे अंग्रेजों ने कर लगाया था तो कर लगाने से गरीब और अमीर सब नमक खाते थे, सबको कर देना पड़ता था, जिसके कारण गांधी जी ने कहा कि अगर जो अमीर है वो तो टैक्स दे देगा, लेकिन जो बेचारे गरीब हैं वो टैक्स कहाँ से दे पाएंगे, इतना ज़्यादा लोग भारत में रहते हैं और नमक का प्रयोग करते हैं, तो गरीब बेचारे कहाँ से दे पाएंगे, इसीलिए आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो पहला पॉइंट आप इसमें ले सकते हैं कि सार्वजनिक भागीदारी, इसमें सभी वर्गों का लोगों को शामिल किया गया। नेक्स्ट है अहिंसक आंदोलन, गांधी जी ने अहिंसक तरीके से फिर से एक बार जो है अंग्रेजों को चुनौती दिया। ठीक है, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, इस आंदोलन ने दुनिया भर में भारत की स्वतंत्रता की मांग पर जो है ये प्रमुखता दी गई, यानी भारत को आज़ाद कर दिया जाए, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा भी उठाया गया। आगे है इसके परिणाम क्या रहे, तो परिणाम में ले सकते हैं कि भारतीयों ने नमक बनाना शुरू कर दिया और ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ा, जिससे गांधी इरविन समझौता हुआ और नमक पर कर समाप्त कर दिया गया। आगे यहाँ पे है अगला क्वेश्चन कि गांधी जी ने आंदोलन का स्वरूप को कैसे बदला था, इसमें आप लिख सकते हैं 2 पॉइंट कि गांधी जी ने अंग्रेजों का स्वरूप कैसे बदला था। गांधी जी ने आंदोलन को सभी वर्गों तक पहुंचाया है। उन्होंने नेक्स्ट लिखेंगे इसमें, उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह का मुख्य हथियार बनाया है, यानी जो अहिंसा, हमें हिंसा नहीं करनी है और सत्य के लिए हमें लड़ाई लड़नी है। महिला और गरीब आंदोलन में सक्रिय भागीदारी इनका था, यानी एक्टिव रहते थे और आंदोलन की राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाना ये सबसे बड़ा उनका मुद्दा था। ठीक है, इसके बारे में इस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति के परिणाम क्या रहे, तो उसमें आप लिखेंगे 1857 में जो क्रांति हुई थी उसका परिणाम क्या रहा। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का अंततः 1858 में कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ब्रिटिश
जो ताज था उसका नियंत्रण आया, यानी भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य का अंत हो गया और बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर मुगलों के शासन को अंत कर दिया गया। फिर इसके बाद अंग्रेजों ने एक नीति बनाई, जिसको एक रणनीति बनाई जिसका नाम था फूट डालो और राज करो, यानी अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम को एकता को तोड़ा और आपस में उन्होंने लड़ा दिया। और उसके बाद नेक्स्ट ले सकते हैं सेना में सुधार, भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर अंग्रेजी सेना को संख्या बढ़ा दिया गया। आगे दोस्तों इसमें ले सकते हैं 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे, तो उसमें पहला पॉइंट राजनीतिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण, तीसरा धार्मिक सामाजिक कारण और चौथा है सैन्य कारण। इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं, तो बस आप हेडिंग ध्यान रखेंगे। आ जाते हैं ऐतिहासिक तिथियों पर, तो आपके 10 ऐतिहासिक तिथियां पूछी जाएंगे और इस प्रकार से पूछी जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 1920 लिखा है। 1920 में क्या हुआ था, 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी और इसके साथ में खिलाफत आंदोलन भी जनता में एकजुटता दिखाई गई थी। तो आप यह असहयोग आंदोलन लिख देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया था। तो उसमें केवल आपको एक ही लिखना है, मैं 2 बता दे रहा हूं ताकि जो है आप उसमें कोई भी लिख सकते हैं। अगला है 1765, तो 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की दीवानी जो है वो अधिकार मिले थे। तो इस प्रकार से 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी में बंगाल की दीवानी के अधिकार मिल गए थे। नेक्स्ट है 1856 में अवध का विलय किया गया और 1857 क्रांति की नींव रखी गई। फिर इस 1858 में देखिए, 1858 में भारत ब्रिटिश ताज के अधीन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है वो अस्तित्व खत्म हो गया। नेक्स्ट 1818 में मराठा साम्राज्य का पतन हुआ और अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व आ गया। फिर 1336 में, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको ध्यान रखेंगे। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। हरिहर और बुक्का 2 भाई थे, इन्होंने किया था। नेक्स्ट है 540 ईसा पूर्व पूछा है, तो 540 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, जो जैन धर्म के विकास के प्रवर्तक माने जाते हैं। आगे है 320 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, इस प्रकार से सवाल ले सकते हैं। 321 में क्या हुआ था, तो 321 ईसा पूर्व में नंद वंश का अंत और चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यरोहण हुआ था या फिर राज स्थापित हुआ था। ठीक है, यहाँ पे मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी और यहाँ पे जो है चंद्रगुप्त मौर्य राज जो है वो उनका स्थापना हो चुकी थी, नहीं राजा बने थे, इस प्रकार से भी कह कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका ऐतिहासिक तिथियां हो गया। फिर आते हैं मानचित्र वाले प्रश्न पर। मानचित्र में देखिए वह स्थान जहां गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, तो प्रथम उपदेश दिया था ये सारनाथ में। सारनाथ पड़ता है आपका, ये सारनाथ पड़ता है वाराणसी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। आगे मानचित्र भर के भी दिखा दे रहा हूं आपको। वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति हुई थी, तो इसका जवाब होगा मेरठ होगा। ठीक है, मेरठ हो जाएगा। नेक्स्ट है वह स्थान जहां शेख सलीम चिश्ती का दरगाह स्थित है, तो फतेहपुर सिकरी हो जाएगा। इसका जवाब फतेहपुर सिकरी हो जाएगा। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली कुंड ग्राम में हुआ था और वैशाली पड़ता है आपका बिहार में। अगला है चौरी चौरा हत्याकांड पे कहाँ पे हुआ था, तो आप सभी को पता होगा चौरी चौरा हत्याकांड गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, अब इसमें एक मानचित्र है तो यहाँ पे देख पाएंगे, इसका उत्तर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि जो है आप इसे अच्छे से देख पाएं। अब यहाँ पे मानचित्र में भरना है, तो सबसे पहले आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, ये वाराणसी सारनाथ में पड़ता है। तो देखिए ये आपका स्टेट यूपी है। ठीक है, तो लगभग आपका यहाँ पड़ेगा वाराणसी और यहाँ पे आप एरो बना के ले सकते हैं। अगर जगह नहीं है तो एरो बना के भी इस प्रकार से लिखा जा सकता है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल देंगे, आपका काम हो जाएगा। 1 नंबर आपको इस पे मिल जाएगा। ठीक है, वाराणसी लिखेंगे या सारनाथ लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। आगे है दूसरा क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि 1857 क्रांति कहाँ पे हुई थी, उत्तर प्रदेश मेरठ में। तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश कहाँ पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये छोटा जो पार्ट दिख रहा है ये आपका दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली है और दिल्ली के जस्ट पास में ही यहीं पे जो है आपका मेरठ है। तो मैं यहाँ पे भर दे रहा हूँ मेरठ। क्वेश्चन नंबर 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ठीक है, बस इतना काम करना होता है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है कि शेख सलीम चिश्ती का दरगाह फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में है, ये पड़ता है आगरा में पड़ता है। ठीक है, फतेहपुर सिकरी जो पड़ता है वो आगरा में पड़ता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो दिल्ली है ये लैंडमार्क मान लीजिए और उसी के जस्ट नीचे यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे तो आपको आगरा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे
आपका आगरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है तो यहाँ पे 3 फिल कर देंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे देख पाएंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन हो चुका है। चौथा देखिए, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली कुंड ग्राम में हुआ था। वैशाली बिहार में पड़ता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो स्टेट है ये वाला, ये बिहार का है और यहाँ पे आप जो है यहीं पे कहीं गोला बना के आप भर सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा, 100% आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे वैशाली कुंड ग्राम, वैशाली कुंड ग्राम हो जाएगा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वह स्थान जहाँ चौरी चौरा हत्याकांड हुई थी गोरखपुर में, यूपी में पड़ता है। तो ये रहा आपका यूपी और ये थोड़ा सा ऊपर भरेंगे यहाँ पे तो इस प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे गोरखपुर हो जाएगा। ठीक है, गोरखपुर में यहाँ पे 5वां आंसर लिख देंगे, काम आपका खत्म। तो दोस्तों इस प्रकार से पूरा पेपर आप जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं अगली वीडियो उसी टॉपिक पे लेकर आ सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।